फ्रेंड्स, इससे पहले हम जो है ना जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ चुके हैं सब कुछ। अभी हमारा टॉपिक है लोकल एनेस्थीसिया के ऊपर आते हैं, ताकि जो है ना ये जो एनेस्थीसिया का जितना भी वो लेक्चर है वो कवर हो जाए। जनरल एनेस्थीसिया में हमने ये पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होती है। आप जनरल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट जब देते हैं तो पूरी बॉडी आपकी जो है ना वो कॉन्शियसनेस लॉस कर देती है, इमोबिलिटी आ जाती है, रिफ्लेक्सेस लॉस कर जाती है, और पेन के अगेंस्ट जो एनर्जेसिया है या पेन के अगेंस्ट जो आपकी जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन लोकल एनेस्थीसिया में ऐसी बात नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया में आपने लोकल एरिया को, यानी कि जिस जगह पर आपने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट दिया है, सिर्फ वही जगह जो है ना वो पेन जो एनर्जेसिक या जो उसकी जो सेंसेशन है वो उस जगह की ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट उसमें आ जाती है, नहीं। आपने जिस जगह पर, यानी अगर यहाँ पर कोई एब्सिस है, आपने यहाँ पर अगर इसको एनेस्थीसिया दिया है, अगर यहाँ पर आपके जो है ना वो नेल एक्सटेंशन करना है, अगर आपने यहाँ पर इसको एनेस्थीसिया दिया है तो सिर्फ यही एरिया आपका एनेस्थेटाइज हो जाएगा, बाकी जो है ना पूरी बॉडी आपकी एनेस्थेटाइज नहीं होगी। आपने अगर टूथ एक्सटेंशन कराना है और आपने गम के एरिया के अंदर जो है ना वो एनेस्थेटिक एजेंट दिया है, तो सिर्फ वही एरिया जो है ना वो एनेस्थेटाइज हो जाएगा, बाकी जो जितनी भी बॉडी है वो आपकी एनेस्थेटाइज नहीं होगी। रिवर्सिबल कंडीशन होती है, यानी कि जो एनेस्थेटिक एजेंट आप देते हैं वो परमानेंट नहीं होती, वापस जो है ना वो आप उस कंडीशन से आपका पेशेंट आ जाता है। इफेक्ट प्रोड्यूस होता है लोकल एरिया के ऊपर, जहाँ पर आपने एनेस्थेटिक एजेंट दिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जहाँ पर आपने एनेस्थेटिक एजेंट दिया है वही जगह मोस्टली जो है ना आपकी जो एनेस्थेटाइज हो जाएगी। फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी कोकेन फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी कि उसको जो है उन्होंने एज अ लोकल एनेस्थीसिया यूज़ किया था, लेकिन अब वो जो है ना वो एब्यूज़ पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। बहुत और कंडीशन के लिए भी कोकेन यूज़ होता है। लोग कोकेन जो है ना वो आपने देखा होगा नशे के लिए यूज़ करते हैं। तो लेकिन यह है कि अगर किसी ने इस कोकेन से फ़ायदा उठाया था, एज अ लोकल एनेस्थीसिया की प्रोसीजर किया था, तो वो फर्स्ट टाइम कोकेन से। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है लोकल एनेस्थीसिया को देने से? जिस तरह हमने पढ़ा था कि इनहेलेशन के थ्रू हम दे सकते हैं, इंट्रावेनस के थ्रू हम दे सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया, इसी तरीके से हम लोकल एनेस्थीसिया के रूट आपको बता देते हैं कि इंट्राडर्मल आप दे सकते हो, सबकुटेनियस आप देख सकते हो, और इंट्राथीकल आप दे सकते हो। इंट्राडर्मल तो बहुत आसान है, स्किन के नीचे एक लेयर होती है डर्मिस, उसके नीचे अगर आप देते हो। सबकुटेनियस भी स्किन के नीचे एक लेयर है, आप वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इंट्राथीकल आपको पता है कि स्पाइनल कार्ड के अंदर अगर हमने वो कोई भी जो क्या कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया दे दिया तो आपका लोअर जो एरिया है, रीजन है बॉडी की, वो हो जाती है पेन के अगेंस्ट, उसकी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऊपर का एरिया आप कॉन्शियसनेस आपकी रहती है, आपको पता चल रहा होता है कि नीचे कोई काम हो रहा है, लेकिन आपको उसके पेन सेंसेशन उसकी ख़त्म हो जाती है उस एरिया की। सिजेरियन सेक्शन के अंदर आपने ये बहुत मरतबा आपने देखा होगा कि लोकल एनेस्थीसिया स्पाइनल कार्ड के थ्रू हम देते हैं, वहाँ पर जो है ना वो और इसको इसीलिए लोकल एनेस्थीसिया में रखा गया है कि क्योंकि उसमें जो है ना पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आप कॉन्शियसनेस आपकी रहती है, आपको पता होता है कि कुछ काम हो रहा है, तो इस वजह से इसको लोकल एनेस्थीसिया में भी रखा हुआ है। मेजर प्रोसीजर होती है, सिजेरियन सेक्शन एक मेजर प्रोसीजर है, लेकिन आपने इंट्राथीकल के ज़रिए अगर उसको लोकल एनेस्थीसिया दिया है तो वो इस वजह से जो है ना लोकल एनेस्थीसिया की कैटेगरी में आ गया है। अब अगर हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया की एबिलिटी अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर होती है, यानी कि जब अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया दे दिया और वो अनआयोनाइज होगी, टूटेगी नहीं, ये टूटने की जो प्रोसेस है ये नहीं होगी, तब जाके ये मेम्ब्रेन को जो सेल है, या आप कह सकते हैं कि जो सेल है इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, उसको क्रॉस कर सकती है। लेकिन अगर एक दफ़ा ये आयोनाइज हो जाए, यानी कि ये आयन के अंदर टूट जाए, तो फिर ये वापस से जो है ना इस सेल को दोबारा क्रॉस नहीं कर सकती। इसको समझना बहुत लाजमी, क्योंकि हम आगे चल के अगर इसकी जो फिजियोलॉजी है, या हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो एनेस्थेटिक एजेंट काम करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, तो इस वजह से इस लफ्ज़ को याद रखना है कि अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो एंट्री ले सकता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और उसकी एक बहुत ख़ास वजह है कि उसको क्यों अंदर जाने की ज़रूरत है। तो अगर वो जो सेल के अंदर एक दफ़ा आ जाए और आयोनाइज हो जाए तो दोबारा से वो बाहर नहीं जा सकती। एबिलिटी टू क्रॉस द मेम्ब्रेन क्रॉस तब होगी जब वो अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर होगी।
अब ये है कि जब आयनाइज हो जाएगी, ब्रोकिंग इनटू आयन के अंदर एक दफ़ा वो टूट जाती है, तो वो नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि वो मेम्ब्रेन को दोबारा क्रॉस नहीं कर सकती। अगर आपने पीएच का देखा होगा तो पीएच की जो ये 0 से 7 तक एसिडिक और 7 से 14 तक बेस के अंदर है, सही। तो ये वीक बेसिस होते हैं, एसिडिक नहीं होते, सही है। आपने एनेस्थेटिक एजेंट, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है ना, उसको 7.5 या 9.2 के तकरीबन यहाँ तक इस क्रॉस में तकरीबन आपने इसको रखना होता है। एनेस्थेटिक एजेंट को ज़्यादा जो है ना बेस की तरफ भी नहीं जाए और एसिड की तरफ तो आए ही ना, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये एसिडिक इन्वायरमेंट में आ जाएगी तो ये आयोनाइज हो जाएगी, यानी आयन के अंदर टूट जाएगी। तो आप ये वीक बेस लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं जो डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa, यानी कि आयोनाइज जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वो वीक बेस के अंदर होता है, यानी कि आपकी जो पीएच है वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की वो वीक बेस होनी चाहिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इरिवर्सिबल कंडीशन है, इफेक्ट लोकल एरिया के ऊपर प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट टाइम कोकेन को हमने यूज़ किया था, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्राथीकल जरिए हम दे सकते हैं। आयोनाइज अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। एक दफ़ा अगर ये आयोनाइज हो जाए तो ये वापस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। हमें वीक बेस के अंदर जो है ना इसकी जो है ना वो एनेस्थेटिक एजेंट की जो है ना वो जो सॉल्युबिलिटी है, या आप ये कह सकते हैं कि एनेस्थेटिक एजेंट को वीक बेस होना चाहिए। इतने बेस के अंदर इतना पीएच, उस एजेंट का पीएच जो है ना 7.5 से लेकर 9.2 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होगा तो आपका लोकल एनेस्थेटिक एजेंट सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ और मैं बताऊँ, लेकिन सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको जो है ना उसके बारे में बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। आइए अभी हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा कि आयोनाइज और अनआयोनाइज होना चाहिए, पीएच कैसा होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। तो देखें जी लोकल एनेस्थीसिया क्या करते हैं। अगर आपने नॉर्मली देखा हो कि न्यूरॉन क्या करते हैं, सेल के अंदर मौजूद होते हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल और दूसरे सेल से तीसरी सेल को इम्पल्सिस के थ्रू अपना मैसेज देते हैं। इम्पल्सिस के थ्रू अपना मैसेज देते हैं कि इस सेल के अंदर ये हो रहा है, इस सेल के अंदर ये हो रहा है, इस सेल के अंदर ये हो रहा है, और ब्रेन को मैसेज जाता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर पेन हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है, तो ये इस सेल को जो है ना वो इम्पल्स जनरेट करके देगा। जो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं, वो अपने इम्पल्सिस जनरेट करते हैं, इसको देंगे फिर इसको देंगे। इस तरीके से एक चेन रहती है जो इम्पल्सिस के जरिए ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है। देखा न्यूरॉन्स क्या करती है, मैसेज ही तो पहुंचाती है, मैसेज लेकर आती है, मैसेज लेकर जाती है। तो जो मैसेज लेकर जाती हैं उनको ये पता है कि नीचे मेरे बॉडी के इस हिस्से के सेल के अंदर पेन है, पेन हो रही है, सेंसेशन हो रही है। उसकी वजह क्या है कि आपकी इम्पल्सिस जनरेट हो रही हैं, और वो इम्पल्सिस दूसरे सेल को, फिर तीसरे सेल को, और फिर चौथे सेल को मैसेज पहुंचा रही है कि यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है। तो ब्रेन तक बात पहुंच जाती है कि हाँ भाई वहाँ पर कहीं ना कहीं पेन हो रहा है। लेकिन अगर किसी तरीके से हम इसको यहाँ ब्लॉक कर दें, इस न्यूरॉन को, कि ये इम्पल्सिस जो बीच वाली क्या कहते हैं न्यूरॉन है सेल के अंदर, जो दूसरी सेल के अंदर जो न्यूरॉन है उसको ना पहुंचाए, तो क्या होगा, इम्पल्सिस यहाँ तक नहीं आएंगी, यहाँ तक नहीं आएंगी, तो फिर इससे आगे वाले सेल तक नहीं पहुंचेगी, फिर इससे आगे नहीं पहुंचेगी, और एक वक्त आएगा कि सीएनएस को पता ही नहीं पड़ेगा कि नीचे ये जो जिस सेल से ये कटआउट है, इससे नीचे क्या हो रहा है। अब मान लो इससे नीचे टूथ एक्सटेंशन हो रहा है, इससे नीचे आप जो है ना वो एप्सिस ड्रेन कर रहे हैं, इससे नीचे लोकल एनेस्थीसिया आपने दिया हुआ है, नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो उसको पता ही नहीं होगा कि यार इस एरिया के अंदर, नेल के एरिया के अंदर, या अगर टूथ एक्सटेंशन करें वहां पर क्या हो रहा है। सीएनएस को इस बात का पता होना कि नीचे मेरे सेल, उसके लिए लाजमी है कि ये इम्पल्सिस का जनरेट होना, और एक से दूसरे तीसरे तक। लेकिन हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक कर दिया, आइए देखते हैं। हमने सेल के अंदर ऐसा करना है कि ये इम्पल्सिस जनरेट ना कर पाए। अब देखें, कोई भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट अगर आप देंगे, बाहर है ये सेल के पास, ये आपने देखा होगा नॉर्मल सेल क्या होता है, बाइलेयर फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, 2 लेयर होती है, एक इस साइड पर होती है,
नीचे साइड पर होती है। ये एक्सोन पार्ट है, ये जो है ना वो आपका जो आउटर लेयर है, सेल के आउटर लेयर है, ये ऐसा है, ये सेल का आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। तो एक्सोन पार्ट के अंदर क्या होता है कि ये कोकेन या लोकल एनेस्थीसिया आपने दिया, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यहाँ पर वीक बेस इन्वायरमेंट होती है नॉर्मली तौर के ऊपर। क्या होती है, वीक बेस इन्वायरमेंट होती है, यानी कि अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर आपका जो है ना लोकल एनेस्थीसिया रहेगा। अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर, किसके अंदर, आयोनाइज फॉर्म के अंदर लोकल एनेस्थीसिया आपका रहेगा। लिखना पहले पढ़ते, इस वजह से टाइम नहीं ले लेता। तो अगर यहाँ पर है तो ये क्या कर सकता है, ये क्रॉस कर सकता है, जिस तरह मैंने बताया था ना कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। इसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, जैसे ही ये इस इन्वायरमेंट के अंदर आया, सेल के अंदर आया, तो क्या हुआ, इसको अंदर आने की जरूरत क्यों है भाई, ये तो बाहर भी रहकर काम कर सकता है। इसको अंदर आने की जरूरत इसलिए है कि इस लोकल एनेस्थीसिया का जो रिसेप्टर है जिस पर ये काम करता है वो है सोडियम चैनल। कौन से चैनल, सोडियम चैनल। सोडियम चैनल क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अगर आपने एक्शन पोटेंशियल हम पढ़ा नहीं है लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि इम्पल्सिस जनरेट होती हैं, इम्पल्सिस जनरेट होती हैं, और वो इम्पल्सिस क्या करती हैं, मैसेज डिलीवर करती हैं आगे की तरफ। यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ ये चीज़ हो रही है, तो या अगर आपने कार्डिक के अंदर देखा होगा सोडियम चैनल जो है ना वो अलग काम करते हैं, पोटेशियम चैनल अलग काम करते हैं, इसके कैल्शियम चैनल अलग काम करता है। तो क्या हो रहा होता है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है। सोडियम चैनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो जो है ना वो इम्पल्सिस जनरेट करता है। लेकिन अगर हम इस चैनल को ब्लॉक कर दें, इस चैनल को अगर हम ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, चैनल ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, इम्पल्सिस जनरेट नहीं होगी। जब इम्पल्सिस जनरेट नहीं होगी तो आगे वाले न्यूरॉन को मैसेज ही नहीं जाएगा। तो क्या है कि सोडियम चैनल जो है ना वो जो क्या कहते हैं, जो बायलेयर फास्फोलिपिड जो सेल की जो लेयर है उसके इनर साइड के अंदर होती है, यानी कि अंदर आने इसका बहुत लाजमी। अंदर आने के लिए इसको वीक बेस होना चाहिए, अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए आपका लोकल एनेस्थीसिया। वो अंदर आया, जैसे ही अंदर आया उसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिला, यानी कि बेस से आप एसिडिक की तरफ आए। जैसे मैंने आपको कहा था ना 7-14, तो ये आप एसिडिक की तरफ आए। जैसे ही एसिडिक की तरफ आएगी तो ये आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि ये अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा। जब एक दफ़ा ये टूट गया आपका लोकल एनेस्थीसिया तो वापस से क्रॉस नहीं कर सकता और ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हो, जैसे ही ये रिसेप्टर से बाइंड होगा लोकल एनेस्थीसिया, ये चैनल आपके क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये चैनल बंद हो गए तो सोडियम की एंट्री अंदर होगी नहीं होगी, क्योंकि उसके चैनल ही बंद हो गए। जैसे ही इसके चैनल बंद हो जाएंगे तो इम्पल्सिस जनरेट नहीं होगी। क्या नहीं जनरेट होगी, इम्पल्सिस का जनरेशन खत्म हो जाएगा। वो जनरेट नहीं होगी तो ये इम्पल्सिस जनरेट नहीं होगी तो मैसेज कैसे आगे पहुंच जाएंगी। तो इस तरीके से लोकल एनेस्थीसिया काम करता है कि आपके जो इम्पल्सिस हैं उसकी जनरेशन को ख़त्म कर देती हैं, यानी कि उसकी जनरेट को ख़त्म कर देती हैं। उसको इम्पल्सिस बनना ही ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा कि आपकी जो है ना वो मैसेज आगे दूसरे न्यूरॉन तक नहीं जाएगा, यानी कि इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक मैसेज जाने के लिए इम्पल्स का होना ज़रूरी है। और इम्पल्स बनेगी नहीं, क्यों नहीं बनेगी, कि आपने जो है ना सोडियम चैनल ब्लॉक कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं एक हिस्सा है, आपने ये समझ लेना है कि, और ये मैं आपको इसलिए ये बेसिक बता रहा हूँ कि हमारे ड्रग इसी के ऊपर काम करते हैं, यही करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया आपने दिया तो वो क्या करेंगे, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। जैसे सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा कि इम्पल्सिस जनरेट नहीं होगी, और जैसे इम्पल्सिस जनरेट नहीं होगी तो आगे की तरफ मैसेज नहीं जाएगा और ब्रेन को पता ही नहीं होगा कि इस सेल के अंदर क्या हो रहा है। आइए इसके बाद क्या पढ़ते हैं उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। लिखना पहले पड़ता है क्योंकि आसानी होती है पढ़ाने में भी और टाइम भी नहीं लगता। अब इसमें दो बातें यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट थी तो मैंने कहा मैं आपको यहीं पर ही समझा दूं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि जो वो जैसे मैंने आपको कहा था कि वीक बेस होनी चाहिए या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होनी चाहिए और एसिडिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसिडिक और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का आपको तो पता पड़ गया कि वीक बेस होगी तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर ये लेयर को क्रॉस कर सकती है। यहाँ पर जैसे किसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिला या स्ट्रॉन्ग बेस इन्वायरमेंट मिला तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगी।
अब हम, अगर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि लोकल एनेस्थीसिया हम वहाँ नहीं देते जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, या यहाँ पर गम के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है कि भाई आप जो है ना, यहाँ पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले आप ऐसे करें कि इस इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को आप ख़त्म करें, ताकि उसके बाद जो है ना हम एनेस्थीसिया, आप आइए 1 हफ्ते बाद हम फिर उसको जो है ना एक्सटेंशन कराएंगे। इसी तरीके से अगर आपकी एब्सिस है तो वहाँ पर भी कहते हैं कि भी पहले से इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम हो। उसकी वजह क्या है, इन्फ्लेमेशन कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो, उसकी एक बहुत वजह यह है कि इन्फ्लेमेशन एरिया के अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया नहीं देते। क्यों? वहाँ पर जो उसका एरिया है वो क्या हो, एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है। यहाँ पर जो एरिया है, बाहर का जो एरिया है, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एरिया है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर एसिडिक होगा, अगर लोकल एनेस्थीसिया को यहाँ पर ही एसिडिक इन्वायरमेंट मिल गया तो क्या होगा, ये अनआयोनाइज से आयोनाइज हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये जब टूट जाएगा तो इस मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करें, उसके बाद जो है ना लोकल एनेस्थीसिया देंगे। एक तो ये रीज़न है, एक ये रीज़न है कि आपने इन्फ्लेमेशन को कम करना है ताकि उसकी एसिडिक इन्वायरमेंट खत्म हो जाए, और जैसे ही खत्म होगी तो वो फिर जो है मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकता है। दूसरे नंबर पर वहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? ब्लड फ्लो। आपने लोकल एनेस्थीसिया दे भी दिया तो ब्लड फ्लो के ज़रिए से वो वहीं से ज़्यादा फ्लश आउट हो जाता है, दूसरी साइड पे चले जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो वहाँ पर ज़्यादा होता है। इन्फ्लेमेशन एरिया है तो ज़्यादा जो है ना ब्लड वहाँ पर आएगा, तो जब ज़्यादा ब्लड आएगा तो एनेस्थीसिया एजेंट अपने साथ लेके चला जाएगा। दूसरी इसकी ये वजह है, अगर आपने देखा होगा तो हम लोकल एनेस्थीसिया के साथ एड्रेनलिन, अगर आपने देखा होगा लेग्नोकेन के साथ एड्रेनलिन का लफ्ज़ लिखा हुआ होता है कि ये मेडिसिन इसके साथ है, तो ये हम ज़्यादातर वहाँ पर देते हैं जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है। एड्रेनलिन क्या करता है? वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, यानी कि वेसल को कंस्ट्रक्ट कर देता है, तो ब्लड फ्लो को कम कर देता है। तो ये एक बहुत दूसरी वजह थी कि मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता था, क्योंकि अगर ये मैं मिटा देता तो फिर शायद बहुत मुश्किल था इसको समझाना। तो इन्फ्लेमेशन एरिया, इन्फ्लेम एरिया के अंदर हम इसलिए लोकल एनेस्थीसिया नहीं देते कि उसको बाहर जो है ना वो एसिडिक इन्वायरमेंट मिल जाता है, और दूसरे नंबर पर वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर एड्रेनलिन को भी यूज़ करते हैं ताकि वो वेजो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो जाए, और इन्फ्लेमेशन जो है ना वहाँ पर वो थोड़ी सी कम हो जाए, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाए, ब्लड फ्लो की जो है जो फ्लो है वो भी कम हो जाए। तो ये कुछ बातें थी समझाने के लिए, आप उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बताता हूँ। एक नेचुरली एनेस्थेटिक एजेंट है, नेचुरली एनेस्थेटिक एजेंट यानी कि ऐसी चीज़ जो लोकल एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होती तो नहीं है, लेकिन इंसान अगर उस फिश के कांटेक्ट में आ जाए, उस मछली के कांटेक्ट में आ जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि नेचुरली तौर पर मुझे जो है ना लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। आइए देखते हैं। एक फ़िश है, एनेस्थेटिक एजेंट है, नेचुरली टॉक्सिन है। एक फ़िश है पफर फिश, पफर PUFFER, पफर फिश सीक्रिएट करता है एक टॉक्सिन जिसको हम टेट्राडोटॉक्सिन कहते हैं, TDT कहते हैं, टेट्राडोटॉक्सिन। अब ये टेट्राडोटॉक्सिन क्या चीज़ है? ये एक लोकल एनेस्थेटिक नेचुरल एजेंट है। ये उस फिश के लुआब के अंदर, यानी कि उसके जो लुआब है, सलेवा है, उसके अंदर होता है। जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में आएंगे और उस फिश ने आपको बाइट किया या आप उसके कांटेक्ट में आ गए, तो क्या होता है कि ये आपको TDT यानी कि टेट्राडोटॉक्सिन जो है ना वो दे देगा। अब टेट्राडोटॉक्सिन की जो है ना करता क्या है, जैसे आप इसके कांटेक्ट में आएंगे, TDT के कांटेक्ट में आएंगे, तो इसके रिसेप्टर सेल के बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। इसके रिसेप्टर सेल के बाहर होते हैं। जैसे ये TDT आया और अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो ये सोडियम चैनल को बंद कर देंगे, सोडियम चैनल को बंद कर देंगे। अगर सोडियम चैनल बंद हो जाएगा तो क्या होगा? वो ही पुराना वाला काम, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था। क्या होगा कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है, यानी कि इम्पल्सिस जनरेशन नहीं होगी, क्योंकि सोडियम बाहर से ही बंद हो गया। पहले तो अगर आपने देखा होगा कि लोकल एजेंट कोकेन, लिग्नोकेन जो भी था वो सेल को क्रॉस करके यहाँ पर इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर आकर फिर जो है ना वो आयोनाइज होता और फिर अपने रिसेप्टर से बाइंड होता, और तब जाके सोडियम चैनल को ब्लॉक करता, और फिर जो है ना सोडियम चैनल की कमी की वजह से इम्पल्सिस जनरेट नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है। TDT के मामले के अंदर इसके जो रिसेप्टर हैं ये बाहर होते हैं, और वो अगर बाहर से कांटेक्ट में आप आ जाएं इस TDT के, तो बाहर से चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, सोडियम चैनल, और आपको फिर पेन महसूस नहीं हो रहा था।
अगर ये ज़्यादा अगर आपको इन मछलियों ने काटा और बहुत ज़्यादा जगहों पर काटा तो मसला हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत सारी जगहों पे काटा और सब जगह बॉडी के हर जगह पर आपको इसके कांटेक्ट में आ गए तो क्या होगा, फिर आपको हो सकता है कि ये इफेक्ट जनरल एनेस्थीसिया के इफेक्ट में भी, क्योंकि पूरी बॉडी आपकी जो है ना वो पेन जो क्या कहें जो आपकी जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं, और फिर हो सकता है कि आप बड़े मसले का शिकार हो। तो ये एक चीज़ थी कि नेचुरल एनेस्थेटिक जो टेट्राडोटॉक्सिन, अक्सर बुक्स के अंदर जो है ना एमसीक्यूज के अंदर आते हैं कि नेचुरली जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है वो क्या है, तो आगे आ जाता है टीटीटी या आ जाता है टेट्राडोटॉक्सिन या कुछ और नाम भी लिख लेते हैं। तो ये आपको याद रखने के लिए मैंने, या इसको याद करने के लिए मैंने ये लिख लिया, ताकि अगर आपको जो है ना फिर याद करना हो तो इसकी आपको एक मिसाल हो, और इसका फंक्शन है किस तरह होता है, इसके रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं। तो ये एक छोटी सी नेचुरल जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है इसके बारे में मैं पढ़ाना चाह रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। थैंक यू। इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ पढ़ लेते हैं। लोकल एनेस्थीसिया जो है ना वो स्मॉल फाइबर पे काम करते हैं। दो टाइप के फाइबर होते हैं, लार्ज फाइबर और स्मॉल फाइबर। लोकल एनेस्थीसिया देने से क्या होता है कि सबसे पहले तो जो पेन की सेंसेशन है, जो पेन को ट्रांसमिट करती है, वो एनेस्थेटाइज हो जाते हैं। सही है, इसलिए कहते हैं डोज को आप एहतियात से दीजिएगा। ज़्यादा डोज देने की वजह से मुख्तलिफ जो है ना आपको साइड इफ़ेक्ट आप कह सकते हैं, या ओवर डोज की वजह से कुछ हो सकता है। तो ये आपने याद जहन में रखना है कि लोकल एनेस्थीसिया आपने दिया तो सबसे पहले पेन सेंसेशन, यानी कि पेन को ट्रांसमिट करने वाली जो सेंसेशन है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप इनेस्थेटाइज हो जाएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक फाइबर या जो है ना उसके अंदर भी जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है ये। तो ये टेम्परेचर सेंसेशन जो है ना वो आपकी जो है ना वो टेम्परेचर सेंसेशन उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है, या तो आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है। सही है। तो दूसरे नंबर पर अगर आपने ये देखा कि भैया मेरे पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाइपरथर्मिया में जा रहा है या हाइपोथर्मिया में जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तीसरे नंबर पर मोटर न्यूरॉन, मोटर फाइबर के जो है ना वो थोड़ा सा डिले करता है, लेकिन ये भी जो है ना वो इमोबिलिटी और वो वगैरह काज कर सकती है अगर ज़्यादा आपने जो है ना वो मोटर न्यूरॉन के ऊपर, जैसे स्पाइनल कार्ड के अंदर अगर आपने देखा होगा कि मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके इमोबिलिटी आ जाती है, रिफ्लेक्स गैस जो वो है आपकी जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आ सकती हैं। ये लोकल एनेस्थीसिया इस तरीके से काम करता है कि पहले पेन सेंसेशन को ट्रांसमिट को एनर्जी करता है, फिर से अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, ओवरडोज हो गया तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है, टेम्परेचर आगे पीछे हो सकता है, और मोटर न्यूरॉन के अंदर भी जो है ना वो क्या कहते हैं वो इन्वॉल्वमेंट इसकी आ सकती है। अब लोकल एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट क्या है, डाइजीनेस हो सकता है, आपको हेडेक और कंफ्यूजन। ये तो आमतौर पर जो है ना वो अगर आप लोकल एनेस्थीसिया देंगे तो आपको ये पेशेंट की कंफ्यूजन रहेगी कि मुझे हेडेक हो गया, क्योंकि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ब्रेन को जो है ना वो मैसेज ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, और एक एरिया के अंदर काम है उसके बारे में उसको पता नहीं, तो इंसान को डाइजीनेस, कंफ्यूजन और हेडेक लाजमी होती है। लेकिन अगर CNS डिप्रेशन में पेशेंट चला जा सकता है, मायोकार्डियल एक्टिविटी की जो है ना डिप्रेशन हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर आपने डोज में थोड़ी सी अनबैलेंस कर दिया तो ये CNS और मायोकार्डियल एक्टिविटी की जो है ना वो डिप्रेशन हो सकती है। तो डोज भी जो है ना आपने लोकल एनेस्थीसिया के प्रॉपर देना चाहिए। पेशेंट को सबसे पहले जो है ना वो जो इन्फ्लेमेशन ना हो वहाँ पर आपने पूरा देखना होता है कि लोकल एनेस्थीसिया देने से पहले जो इसके क्राइटेरिया है उसमें पेशेंट को मुकम्मल होना चाहिए, उसके बाद आपने लोकल एनेस्थीसिया देना। अगर ओवरडोज लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, ज़्यादा लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, तो पेन के अगेंस्ट सेंसेशन ट्रांसमिशन तो हमारा गोल है ताकि उसको नहीं हो, लेकिन ये बाकी की चीज़ें अगर आ गई तो हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल उठाना पड़े। कोकेन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कोकेन में जो है ना वो मायोकार्डियल एक्टिविटी और CNS की एक्टिविटी वो जो है ना वो ज़्यादा होती है, वो तेज़ हो जाती है। बाकी लोकल एनेस्थीसिया के अंदर जो है ना वो डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया की जो क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी ड्रग कौन सी क्लास के अंदर आती है। अभी हमें सिर्फ यही पढ़ना है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। हम इतना समझ चुके हैं कि अब लोकल एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स हैं उसके बारे में हम पढ़ सकें। आइए ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत आसान ही ये ड्रग्स हैं लोकल एनेस्थीसिया की। अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें, हमने ड्यूरेशन के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया है। एक थोड़ा टाइम के लिए काम करती है, एक थोड़ा मीडियम टाइम के लिए काम करती है, एक लॉन्ग एक्टिंग है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेती है लोकल एनेस्थीसिया। अब इसके अंदर जो है ना सबसे पहले प्रोकेन है, लो पेटेंसी है, लो पेटेंसी ड्रग है,
और ये हम यूज़ भी बहुत कम करते हैं इसका, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। इसके अंदर जो प्रोकेन की जो अमाउंट है, या आप ये कह सकते हैं इसकी जो डोज है, वो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से थोड़े टाइम के लिए ये काम करती है। तो इसलिए हमने इसको पहली कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, लो डोज के अंदर रखा हुआ है, लो पोटेंसी के अंदर रखा हुआ है। तो इसको हम यूज़ ज़्यादातर नहीं करते। लेकिन एक ड्रग है जो लोकल एनेस्थीसिया के तौर पर यूज़ होती है, तो हमने उसको लिख लिया। सेकंड नंबर के अंदर जो इंट्रामीडिएट पोटेंसी, यानी कि वो पोटेंसी थोड़ा सा जो है ना वो ड्यूरेशन ज़्यादा रखती है, टाइम ज़्यादा ले लेती है, आप ये कह सकते हैं 15 to 20 मिनट्स ले सकती है। तो वो ड्रग्स इसके अंदर जो है ना लिडोकेन है, लिग्नोकेन है। और अगर आपने, मैंने इससे पहले कहा था, लिग्नोकेन के साथ अगर हमने कोई भी जो है ना वो वेजो कंस्ट्रक्शन की जो ड्रग है एड्रेनालिन अगर हम देंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है मुख्तलिफ केसेस के अंदर। हर केसेस के अंदर आपने नहीं देनी होती। इसकी टिश्यू पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। टिश्यू पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि ये वाली ड्रग जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन को अच्छी तरीके से क्रॉस कर सकती है। मोस्टली जो है ना हम जो हॉस्पिटल के अंदर या जो जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर जो लोकल एनेस्थीसिया ज़्यादातर यूज़ होती है वो यही यूज़ होती है सुपरफिशियली के लिए। और ये एरिथमियास के अंदर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर एरिथमिया के ट्रीटमेंट्स के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। कार्डियक एरिथमियास की ट्रीटमेंट में भी ये ड्रग्स यूज़ होती हैं। जैसे आपने जो है ना वो एंजियोग्राफी देखा हो तो आपने इसके ये ड्रग्स ज़्यादातर यूज़ होती है एज अ लोकल एनेस्थीसिया। हाई पोटेंसी की अगर मैं बात करूं तो हाई पोटेंसी वो पोटेंसी जो ज़्यादा टाइम तक जो है ना वो अपनी जो है ना वो सलाहियत रखती है कि किसी पेशेंट को हम लोकल एनेस्थीसिया दें और वो जो है ना वो उससे जो है ना वो उसकी जो है ना वो पेन के आगे सेंसेशन वो ख़त्म हो और थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकती है। तो इसके अंदर जो ड्रग है टेट्राड्यूकेन है, डिब्यूडोकेन है और पेफ्राकेन है। ये 3 ड्रग ऐसी हैं, इसकी जो है ना वो इंडक्शन स्लो है, ये स्लोली जाती है, वहाँ पर थोड़ा टाइम लेती है, ज़्यादातर टिश्यू के अंदर रहती है, फिर बहुत टाइम तक रहती है, आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज़ होती है और ज़्यादा देर तक जो है ना, क्योंकि ये इसकी पेनिट्रेशन सेल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता है, टिश्यू में रहती भी बहुत टाइम तक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो रिलीज़ होती है। तो ये ज़्यादा टाइम तक काम करती है, इसलिए इसको जो है ना हाई पोटेंसी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स या एजेंट्स कहते हैं। और इंटरमीडिएट के अंदर लिडोकेन और लिग्नोकेन के नाम मैंने लिख दिए थे। हाइपोटेंसी के अंदर टेट्राड्यूकेन और डिब्यूडोकेन, बेफ्राकेन और लो पोटेंसी के अंदर प्रोकेन। ये आज का जो लेक्चर था ये था लोकल एनेस्थीसिया के बारे में कि ये किस तरीके से लोकल एनेस्थीसिया काम करती हैं और कौन कौन सी लोकल एनेस्थीसिया होती है, सेल के अंदर क्या होता है और कौन सी जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कौन सी ड्रग्स कितनी पोटेंसी की है या किस तरीके से काम करती है। उम्मीद है इस लेक्चर के बारे में आपको जो है ना आपको मज़ा आया हुआ होगा। लेक्चर जो है ना आपने समझ भी लिया होगा। इसके लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, इसमें कोई कमी हो, इसमें कोई गलती हो या कोई भी ऐसी कोई बात हो जो मैं कहना, लिखना, पढ़ना या बताना भूल गया हूँ तो लाजमी कीजिएगा, या मेरे से गलती हो गई है तो वो भी आप मेंशन कीजिएगा ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके और मेरे चैनल को आप जो है ना वो मैं किस तरीके से अपनी जो है ना वो ट्यूटोरियल जो वीडियोस हैं इसको मैं किस तरीके से अच्छा बना सकता हूँ, एक्टिव बना सकता हूँ और आप उसको जो है ना समझ सकते हैं। तो आप लाजमी मेंशन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर किसी और सिस्टम की या किसी और फार्माकोलॉजी की जो वो क्या कहते हैं नीड है कि इसके ऊपर एक लेक्चर होना चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपने अगर लिखा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पढूँ और फिर आपको जो है ना वो उसके बारे में बता सकूँ। बहुत शुक्रिया।